हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन, समाकलन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि समाकलन क्या है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि समाकलन निकालने का तरीका क्या क्या है, कितने तरीके से इंटीग्रेशन निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन के परिभाषा पे। तो इंटीग्रेशन क्या है? समाकलन जो है वो अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। तो परिभाषा इसका क्या बनेगा? तो अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहा जाता है। Integration is the reverse process। रिवर्स मतलब होता है उल्टा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, व्युत्क्रम प्रक्रिया है, वो कहलाता है इंटीग्रेशन। जैसे हम जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन d sin x by dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन अगर cos x हुआ तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। तो अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। तो cos x dx ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। cos x का इंटीग्रेशन, dx का मतलब हुआ x के सापेक्ष। तो cos x dx बराबर क्या हो गया? sin x। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं c। आगे मैं बताऊंगा कि c क्यों लगाया जाता है। तो cos x का इंटीग्रेशन sin क्यों हुआ? क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो इसीलिए इसको व्युत्क्रम प्रक्रिया बोलते हैं। अगर sin का डिफरेंशिएशन cos होगा तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा। इसका उल्टा चलिए, अगर cos का इंटीग्रेशन sin है तो sin का डिफरेंशिएशन cos होगा। जहां c एक स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर का मतलब हुआ स्वेच्छा से लिया गया अचर। इसको पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि समाकलन जो है वो अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया है। थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि c क्यों लगाया जाता है। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है c, उस c का क्या मतलब है? तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि cos x dx का इंटीग्रेशन बताइए, तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है? इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से cos आता है। अगर cos x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से cos आता है। तो यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बताओ किसको डिफरेंशिएट करने से cos आता है, तो आपका जवाब होगा sin x। sin x को डिफरेंशिएट करने से cos आता है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? sin x। कोई बच्चा उठ के बोलेगा नहीं सर, sin x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos आएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos और 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? cos। sin x का डिफरेंशिएशन भी cos हुआ, sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी cos हुआ। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं sin x प्लस 2, तो sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो भी तो cos ही ना आएगा, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होगा और 2 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब किसको डिफरेंशिएट करने से cos आता है? तो sin को डिफरेंशिएट करने से भी cos आता है, sin x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करने से भी cos आता है, sin x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करने से भी cos आता है। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x भी होगा, sin x प्लस 1 भी होगा, sin x प्लस 2 भी होगा। तो इन जनरल cos x dx को लिखा जाता है sin x प्लस c, जहां c का मान 0 भी हो सकता है
c का मान 1 भी हो सकता है, c का मान 2 भी हो सकता है। तो यही कारण है कि जब भी हम लोग अनिश्चित समाकलन करते हैं इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन या अनिश्चित समाकलन कहलाता है। अनिश्चित समाकलन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x और x एक अज्ञात राशि है, तो अज्ञात राशि है तो इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। आगे चल के हम लोग निश्चित समाकलन भी पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग अनिश्चित समाकलन को क्लियर कर लेते हैं और तब हम लोग निश्चित समाकलन पे आएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अनिश्चित समाकलन में, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है c, इसको नोट करिए। इसको थोड़ा सा और हम लोग जनरल रूप में लिख लेते हैं। यदि f(x) का अवकलन gx है तो gx का समाकलन क्या होगा? gx का समाकलन f(x) होगा। क्यों होगा? क्योंकि समाकलन और अवकलन ये दोनों व्युत्क्रम प्रक्रिया, रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर f(x) का अवकलन gx होगा तो gx का समाकलन f(x) होगा। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो यदि df(x) by dx इज इक्वल टू gx, मतलब क्या होगा कि f(x) का अवकलन x के सापेक्ष gx है तो gx का समाकलन, gx का इंटीग्रेशन ये क्या होगा? f(x). और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करके एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो इसलिए gx का इंटीग्रेशन f(x) प्लस c होगा। इसको भी नोट करिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला आया वो कहां से आया? तो वो डिफरेंशिएशन से आया, डिफरेंशिएशन के व्युत्क्रम प्रक्रिया से आया। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। पहला फॉर्मूला cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। दूसरा फॉर्मूला sin x dx। तो sin x का अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है तो हम लोगों को ये देखना होगा कि किसको डिफरेंशिएट करने से साइन आता है। तो ये होता है माइनस cos x प्लस c। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस और cos का डिफरेंशिएशन जो माइनस होगा वो, ये दोनों मिलकर के आ जाएगा प्लस साइन x। थर्ड sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अगर पूछ रहा है तो हम लोग को ये सोचना होगा कि किसको डिफरेंशिएट करने से sec स्क्वायर आता है। तो हम जानते हैं कि tan x को डिफरेंशिएट करने से sec स्क्वायर आता है। इसी तरीके से cos स्क्वायर x dx ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c बाई sec x इंटू tan x dx, तो ये हो जाएगा sec x प्लस c। 6 नंबर cos x इंटू cot x dx ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x प्लस c। नेक्स्ट 7 नंबर x का पावर n dx। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, n प्लस 1 प्लस c, जहां n नॉट इक्वल टू माइनस 1 है।
ये सूत्र तभी लागू होगा जब n का वैल्यू -1 नहीं होगा। तो अगर n का वैल्यू -1 हो जाएगा तो क्या होगा, तो n के जगह पर अगर यहाँ -1 देते हैं तो -1 और +1 ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है, आप 0 से डिवीजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह फॉर्मूला n के सभी मान के लिए लागू होगा, किसको छोड़ के, -1 को छोड़ के। अगर n बराबर -1 होगा तो यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो अगर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा तो n के जगह पर n बराबर -1 पर फिर क्या होगा, तो x का पावर -1 dx। अगर हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला तो फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ n के जगह पर -1 है। तब हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि x के पावर -1 को लिखेंगे 1/x dx। x का पावर -1 नीचे आएगा तो 1/x dx होगा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से सोचेंगे कि किसको डिफरेंशिएट करने से 1/x आता है। तो ये जरा डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में आइए और डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला आप याद करिए और बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस c। तो ये हो गया 9 नंबर। dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। 10 नंबर e का पावर x dx। तो e का पावर x का e का पावर x ही रहेगा, क्योंकि e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x ही होगा। इसको नोट करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूला है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। a का पावर x dx, a का पावर x का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा, a का पावर x बाई log a, जहां बेस e है, प्लस c 12। मान लेते हैं आपसे पूछा जाएगा tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि किसको डिफरेंशिएट करने से tan आता है। तो log sec x को अगर आप डिफरेंशिएट करिएगा log sec x प्लस सी, यहाँ पर मॉड लगा देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि log को परिभाषित होने के लिए x का वैल्यू धनात्मक होना चाहिए, तभी log परिभाषित होगा। तो log sec x प्लस सी। कैसे हम लोग समझ गए कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x होगा, क्योंकि अगर हम log sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan आएगा। चेक कर लीजिए, d log sec x बाई dx। अगर हम लोगों को log sec x का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले log का डिफरेंशिएशन होगा। तो log का होता है 1/x, तो यहाँ x का काम कर रहा है sec x, तो 1/sec x हो जाएगा। log का डिफरेंशिएशन हो गया। और फिर sec x का डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। sec से sec कैंसिल, बराबर आ गया tan x। तो log sec x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log sec x। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x dx का फॉर्मूला क्या था, log sec x। तो sec x को हम ऐसा लिख सकते हैं log 1/cos x प्लस c 1/cos x, क्योंकि sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos। अब ये आ जाएगा log के प्रॉपर्टी पे log m/n। log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log m log 1 माइनस log n, तो log cos x प्लस c। और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा माइनस log cos x प्लस c। तो tan x का दो फॉर्मूला, एक log sec x, दूसरा माइनस log cos x। लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला जो यूज होता है वो log sec x यूज होता है। लेकिन कभी कभी इन केस मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया, आप पढ़ के गए हैं log sec x, ऑप्शन में log sec x नहीं रहेगा, वो दे देगा माइनस log cos x, और एक ऑप्शन दे देगा none of these, तो वहां पे फंस जाइएगा। तो इसलिए ये भी आप समझिए और ये भी समझिए, इसको नोट करिए।
tan x। इसी तरीके से cot x cot x dx। cot x का फॉर्मूला हो जाएगा log sin x प्लस c, क्योंकि log sin x को जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो cot x आ जाएगा। आप डिफरेंशिएट करके उसको चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, log sin x को लिख सकते हैं 1 by cosec x प्लस c, यह आ जाएगा log m by n पर। तो log 1 log m माइनस log n log cosec x प्लस c। यहाँ भी log 1 का वैल्यू 0, तो माइनस log cosec x प्लस c। तो cot x का दो फॉर्मूला, एक log sin x, दूसरा माइनस log cosec x, लेकिन ज्यादातर log sin x ही यूज होता है। कभी कभी माइनस log cos x भी यूज हो जाता है। अब आइए sec x dx का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। आप log sec x प्लस tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x आ जाएगा। उसके बाद cosec x dx, तो इसका होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो बेसिक जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है वो यही सब फॉर्मूला यूज होता है। ऐसे तो और भी फॉर्मूला है, तो वो अगले चैप्टर में हम लोग अलग अलग टॉपिक में और अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो फॉर्मूला छूट गया है वो सारा फॉर्मूला हमारा कवर होता जाएगा। तो ये केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.1 का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है, उसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो सारा फॉर्मूला मैंने उसको लिख दिया है। इसको नोट करिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन। कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो उस थ्योरी से प्रॉब्लम कैसे बनेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम लोग का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन का कुछ एग्जांपल वो हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहला, मान लेते हैं आपसे सवाल पूछा x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5 dx। इसको आपको इंटीग्रेशन करना है i इज इक्वल टू, इसको i मान लेते हैं, इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट कर रहे हैं। तो i इक्वल टू, पहला काम आप ये करिए कि ये इंटीग्रेशन जो है वो सब अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए। तो ये हो जाएगा x³ dx, ये इंटीग्रेशन रहेगा और dx भी रहेगा, प्लस ये 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 2 इंटू x² dx प्लस x dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा 5 dx। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कौन से फॉर्मूला पर आ गया। ये आ गया x के पावर n पे। तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो उस हिसाब से क्या होगा, x का पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस 2, ये भी आ गया x के पावर n पर, x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस ये भी आ गया x के पावर n पर। यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 1। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 5, और dx का फॉर्मूला होता है x प्लस c। तो i इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 4 बाई 4, 2 इंटू x³ बाई 3, x² बाई 2 प्लस 5x प्लस c। और इसमें अब हम लोग इंटीग्रेशन तो अलग अलग हुआ है, सब में हम लोग कांस्टेंट नहीं देंगे, सबको इंटीग्रेट करके और एक बार लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो पहला भी इसमें टाइप आपका मिलेगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, फॉर्मूला पर आधारित होगा। ये कौन से फॉर्मूले पर आधारित था, तो x के पावर n पे। इसको नोट करिए। इसमें कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल, I इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई रूट एक्स dx। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो अभी ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले पे नहीं है, तो इसको पहले हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे लाएंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। अलग अलग डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स dx। I इक्वल टू एक्स का पावर, यहाँ पर x का पावर, यहाँ पर dx, या ऐसा करते हैं, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में उसको करेंगे। यहाँ पर x का पावर कितना है 2 और यहाँ x का पावर कितना है 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 ऊपर जाएगा, x का पावर 2 माइनस 1 बाई 2 dx प्लस 2 इंटू यहाँ x का पावर कितना है 1 और यहाँ x का पावर कितना है 1 बाई 2, तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा 1 माइनस 1 बाई 2 dx प्लस x का पावर ये 1 बाई 2 ऊपर जाएगा माइनस 1 बाई 2 dx। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस फॉर्मूले पर आ गया, I इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 4 माइनस 1 तो x का पावर 3 बाई 2 dx प्लस 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 x का पावर 1 बाई 2 dx प्लस यहां से हो जाएगा x का पावर माइनस 1 बाई 2 dx। अब ये भी फॉर्मूला पर आ गया, ये भी फॉर्मूला पर आ गया और ये भी फॉर्मूला पे आ गया। तो ये कौन से फॉर्मूला पे आया? ये आ गया x के पावर n पे, तो x का पावर क्या होता है n प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू, ये भी आ गया x के पावर n पर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस ये भी आ गया x के पावर n पर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस c। इसको नोट करिए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो I इक्वल टू एक्स का पावर, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस एक्स का पावर ये 2 माइनस 1 तो एक्स का पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस c। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये 5 बाई 2 में 2 ऊपर जाएगा 2 बाई 5 एक्स का पावर 5 बाई 2, ये 2 ऊपर जाएगा 4 बाई 3 एक्स का पावर 3 बाई 2, ये 2 ऊपर जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 1 बाई 2 प्लस c। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये कुछ और सॉल्व होने लायक है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो और कैसे सॉल्व होगा? तो इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और x का पावर 1 बाई 2 कॉमन आएगा। ये 5 बाई 2 है, 3 बाई 2 है और 1 बाई 2 है, तो x का पावर 1 बाई 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 बाई 5 x का पावर 5 बाई 2 में से 1 बाई 2 कॉमन ले लिए तो 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 घट जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2 बाई 3 x का पावर 3 बाई 2 में से 1 बाई 2 कॉमन ले लिए और प्लस यहाँ 2 था और x का पावर 1 बाई 2 ये पूरा कॉमन आ गया तो प्लस 1 और प्लस c। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स का पावर 1 बाई 2 रूट एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो 5 माइनस 1 4 बाई 2 मतलब 4 बाई 2 मतलब हो गया x का पावर 2 तो एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस यहाँ से 2 बाई 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो 3 माइनस 1 2 बाई 2 मतलब x प्लस 1 प्लस c। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं
तो 2 रूट एक्स, एलसीएम ले लीजिए तो 5 यहाँ है 3 है 15, तो 5 से डिवाइड करिएगा 3 बार में तो 3x स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड करेगा तो 5 बार में 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस 15 और यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट करिए। तो ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सूत्र पर आधारित सवाल है ये। और मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला कब लागू होता है ये तो आपको पता होना ही चाहिए, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला कब लागू नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा है वो सारा फॉर्मूला कब लागू नहीं होगा, जरा इस पर भी हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जैसे cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। ये फॉर्मूला भी देखा हम लोगों ने। लेकिन अगर यहाँ पर x के जगह पर x स्क्वायर रहेगा cos x स्क्वायर dx, और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या हम इसको sin x स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं? नहीं, ये फेल कर जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर। तो अगर x के जगह पर x स्क्वायर x क्यूब या कोई भी दूसरा फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो कब लागू होगा, तो अगर x के जगह पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर x के जगह पर cos मान लेते हैं कि ax प्लस b dx है, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, ax प्लस b। इसको बोलते हैं रैखिक व्यंजक। तो x के जगह पर अगर x प्लस b के रूप का कोई फंक्शन हो, रैखिक व्यंजक हो, तब यह फॉर्मूला लागू होगा कि नहीं। तो I इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या बताइए कि cos ax प्लस b का क्या इसका इंटीग्रेशन होगा। क्या डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे या क्या कोई तरीका है। यहाँ पर तो ये फेल करेगा, लेकिन क्या यहाँ पर भी फेल करेगा या लागू होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं, माना x प्लस बी इज इक्वल टू जेड। इसको हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलित करिएगा तो a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का 0 और z का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dz बाई dx। इस dx को इधर लाइए तो dx इज इक्वल टू dz बाई a को इधर लेके चले जाएंगे तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dz बाई a। अब आइए I इज इक्वल टू cos, अब ax प्लस b के जगह पर क्या देते हैं, z, और इंटू dx के जगह पर dz बाई a, dz बाई a। 1 बाई a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये आ गया cos z dz 1 बाई a। अब ये फॉर्मूला पर आ गया, देखिए cos z dz, तो cos x dx का क्या होता था, sin x, तो उसी आधार पर cos z dz का क्या होगा, ये हो जाएगा sin z प्लस c। लेकिन क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि z हमारा खुद का माना हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 बाई a sin, और z के जगह पर x प्लस b प्लस c। तो अब डायरेक्ट यहां से समझिए, cos x प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ax प्लस b। मतलब cos का जो फॉर्मूला है sin, वो फॉर्मूला तो यहाँ लागू हो ही जाता है। एक्स्ट्रा काम यहाँ पर ये करते हैं कि a से डिवाइड कर देते हैं, तो a क्या है, x का गुणांक। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूले में अगर x के जगह पर रैखिक व्यंजक रहेगा, ax प्लस b के रूप का व्यंजक रहेगा, तब तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला लागू होगा। एक्स्ट्रा काम केवल ये करेंगे कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा करके और x के गुणांक से, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे।
लेकिन अगर x के जगह पर रैखिक व्यंजक नहीं रखे, द्विघात व्यंजक या कोई भी दूसरा व्यंजक हुआ रैखिक को छोड़ के, तो फॉर्मूला लागू नहीं होगा, सारा फॉर्मूला फेल कर जाएगा। इसको पहले नोट करिए। और इस पॉइंट को जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको VVI करके लिख सकते हैं। नोट, इंटीग्रेशन के सूत्र में, इंटीग्रेशन के सूत्र में यदि x के स्थान पर x प्लस b के रूप का व्यंजक हो तो इंटीग्रेशन का सभी सूत्र लागू होता है। इंटीग्रेशन का सूत्र लगाकर x के गुणांक से भाग दे दिया जाता है। इंटीग्रेशन का सारा सूत्र लागू होगा और सूत्र लगा करके हम लोग क्या करेंगे, तो x के गुणांक से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर x के जगह पर ax प्लस b के अलावे कोई भी दूसरा व्यंजक हो गया तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला फेल कर जाएगा, कोई फॉर्मूला वहां पर लागू नहीं होगा। इसको नोट करिए। और कुछ और एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। एग्जाम्पल I इक्वल टू सेक स्क्वायर 4x प्लस 1 dx। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये किस फॉर्मूले पर है, तो उस फॉर्मूला को बगल में लिखिए। सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x, यहां लिख देते हैं। सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले में जो x है, x, उसमें x के जगह पे कौन है, x के स्थान पर यहाँ पर 4x प्लस 1 है। 4x प्लस 1 कैसा व्यंजक है, तो यह एक रैखिक व्यंजक है। तो अगर x के जगह पर कोई भी रैखिक व्यंजक होगा तो सूत्र लागू होगा। तो डायरेक्ट अब z मानने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x। तो यहाँ पर हो जाएगा tan, और x का काम कौन कर रहा है, 4x प्लस 1। तो सूत्र लगा दिए, और सूत्र लगा करके x के गुणांक से, x का गुणांक कौन है, 4, तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। e का पावर मान लीजिए कि 3x प्लस 5 dx है, तो ये कौन से सूत्र पर आ गया, ये आ गया e का पावर x के सूत्र पे। उसको लिख देते हैं e का पावर x dx, इसका सूत्र होता है e का पावर x प्लस c। अब देखिए इसमें e का पावर x dx का सूत्र होता है e का पावर x प्लस c। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 कैसा व्यंजक है, यह एक रैखिक व्यंजक है, तो सूत्र लागू होगा। तो डायरेक्ट हम लोग सूत्र लगा देते हैं, e का पावर 3x प्लस 5 और x के गुणांक से, x का गुणांक यहाँ कौन है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 3 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए।
तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहाँ लागू होगा और कहाँ लागू नहीं होगा, दोनों चीज हम लोग को समझना होगा। कहाँ पर फॉर्मूला लागू नहीं होगा ये भी देखना होगा हमको। तो एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन का जितना भी सूत्र है वो सारे सूत्र में यदि x के जगह पर ax प्लस b के रूप का व्यंजक रहे तो सारा फॉर्मूला लागू होता है, और अगर ax प्लस b के रूप का व्यंजक नहीं रह के कोई भी दूसरा व्यंजक होगा तो सूत्र लागू नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो fx का मान निकालें। इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि f डैश x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो fx का मान निकालें। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, f डैश x को हम लिख सकते हैं dfx बाई dx, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5, dx को उधर ले जाइए तो यहाँ बचेगा dfx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, और अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dfx इज इक्वल टू, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, एक्स स्क्वायर dx प्लस 5 कॉमन dx। अब जरा ये देखिए कि हम लोगों ने जो सूत्र लिखा है उस सूत्र में dx का फॉर्मूला क्या लिखा है, x। तो आप ये बताइए कि dy का फॉर्मूला क्या होगा, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके आधार पे dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, dz का इंटीग्रेशन z। तो ठीक इसी प्रकार dfx का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप ही बताइए कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x है, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू y है, इंटीग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल टू z है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dfx इज इक्वल टू क्या होगा, fx। तो यहाँ से आ गया fx, और ये x स्क्वायर dx ये कौन से सूत्र पर आ गया, x के पावर n पर। तो ये हो जाएगा x का पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो यहाँ से हमारा fx का वैल्यू क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x प्लस c। तो अगर f डैश x दिया हुआ है तो उसके सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं, fx का मान निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि f डैश x इज इक्वल टू x प्लस 1 तथा f1 इज इक्वल टू 2 है तो fx निकालें। तो इस एग्जांपल को जरा समझते हैं। यदि f डैश x इज इक्वल टू x प्लस 1 है तथा f1 इज इक्वल टू 2 है तो fx निकालें। तो सबसे पहले f डैश x से fx कैसे निकालेंगे, तो प्रश्न से f डैश x को हम लिख सकते हैं dfx बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1। तो dfx इज इक्वल टू x प्लस 1 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। इंटीग्रेशन ऑफ dfx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dfx का वैल्यू क्या होगा, जस्ट अभी हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज पिछले एग्जांपल में देखा है। तो dfx का इंटीग्रेशन हो जाएगा fx, और x dx का x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c। तो अगर f डैश x इज इक्वल टू x प्लस 1 है और fx अगर हमसे पूछा जाता तो यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें एक चीज और दिया हुआ है प्रश्न से, वो क्या दिया हुआ है कि f1 इज इक्वल टू 2। तो f1 का मतलब क्या है, तो इस fx में x के जगह पर अगर हम 1 रख देते हैं
x बराबर 1 पर, तो इस f(x) में जहां जहां x है वहां वहां 1 रखिए, तो ये हो जाएगा f1 और यहाँ भी 1 रखते हैं तो 1² / 2 प्लस यहाँ भी 1 रखते हैं 1 प्लस c, और f1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो 2 = 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये 1/2 प्लस 1 को इधर लाइए, तो 2 - 1/2, ये 1/2 इधर आएगा, -1 = c, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना निकलेगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1 - 2, तो c = 4 - 3 1/2। तो इसके सहायता से f1 = 2 के सहायता से हम किसका वैल्यू निकालिए c का वैल्यू निकलेगा। तो अब हमारा जो f(x) होगा वो इसमें c का वैल्यू दे देते हैं, तो ये हो जाएगा x² / 2 प्लस x और प्लस 1/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर प्रश्न में f1 = 2 दिया हुआ है तो इसके सहायता से किसका वैल्यू निकल जाएगा c का, और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आंसर हमारा c के पद में आएगा। इसको नोट करिए। तो उम्मीद है कि इंटीग्रेशन का जो पहला एक्सरसाइज का थ्योरी है वो थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आप पहले क्या करिए कि केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.1 एक्सरसाइज 19.1 का ऑल जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम बनाइए, और जो डाउट होगा वो डाउट हमसे पूछिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।